जय हिंद साथियों, मैं पवन पारस सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने मूल कर्तव्यों की बात की। किसकी बात की? मूल कर्तव्य। हमने कहा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4A अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और हमने देखा कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने तो 8 मूल कर्तव्यों की बात की थी और उन्हें बाध्य योग्य बनाए जाने की बात की थी, आर्थिक दंड और सजा की बात की थी। पर हमारी संसद ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और उन्हें बाध्य योग्य नहीं बनाया, ना ही आर्थिक दंड की इस तरह की बात की। अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होता है वो होता है, सबसे बड़ा टॉपिक है और अच्छा है और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर बात करें संविधान का सबसे बड़ा टॉपिक है, लगभग 100 अनुच्छेदों में है, तो वो है भाग 5। भाग 5 देखो, हमेशा हमारा जो संविधान में भाग लिखे हुए इस तरह से लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे 1 2 3 4 5। तो संभावना हमें इस तरीके के याद करने की आदत बनानी चाहिए। भाग 5, भाग 5 में जिसका उल्लेख है वो है संघ सरकार। क्या है साहब? संघ सरकार। संघ सरकार या कहें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। भाग 5 में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, या इसे हम संघ सरकार के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसका जो उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका उल्लेख है 52 से 52 से 151 तक, लगभग 100 यानी 99 अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है। संघ सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 152 से 151 तक किसका उल्लेख किया गया है? संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। देखो, हम संघ सरकार को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको देखें। और हमारा जो सवाल यहाँ से शुरू होता है, संघ सरकार से एक सवाल से शुरू करते हैं अपना परिचय। जैसे कि हमारे देश में शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में, या राज्य की भी बात कर सकते हैं, राज्य में, अपने राजस्थान में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, या हमारे देश में शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है। नंबर 1 देश की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री। कौन सा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सरकार। और ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका। और ई के लिए रख सकते हैं, ई में विधायिका। और कार्यपालिका भी रख सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका। तो हमारा आज की क्लास शुरू होती है एक सवाल से, और वो सवाल है कि हमारे देश में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है या किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर 4 विधायिका। इस तरीके से सवाल का तो ज़्यादातर का आंसर होगा कि सर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ का इनमें से आंसर होगा कि सर राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो एक बार आप बताइएगा कि हमारे देश में जो शासन है उसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। देखो, हमारे देश में शासन
किसके द्वारा चलाया जा रहा है। यानी जो शासन है, अगर देश की बात करें तो हमारे देश में या राज्यों में, राज्य की जगह हम प्रधानमंत्री की जगह हम मुख्यमंत्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीएम। और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे राज्य में, तो अभी हम देश की बात करते हैं कि हमारे देश में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो देखो सर, इसका जो आंसर होगा वो होगा सरकार। हमारे देश में ना तो शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा रहा, ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा, और ना ही न्यायपालिका के द्वारा चलाया जा रहा, ना विधायिका के द्वारा चलाया जा रहा। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। यूपी में यूपी सरकार, एमपी में एमपी सरकार, राजस्थान में राजस्थान सरकार, और भारत में केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा है। ये बहुत इजी सवाल है। क्या है? इजी सवाल है। बच्चों को लगेगा ये कौन सी बात हुई, परंतु ये सवाल हमें एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं। हम आंसर लगा के आते हैं साहब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो घर आके देखते हैं, आंसर की मिलाते हैं। जब आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, तो वो कहते हैं ये हमारा गलत क्यों हो गया। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से ही एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है। 1 नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है एग्जाम में। तो हमारा आंसर हुआ कि साहब हमारे देश में शासन गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हम देख रहे हैं भाग 5। भाग 5 में हम देख रहे हैं कि जो सरकार है, यानी भाग 5 में किसका उल्लेख है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का, संघ सरकार का उल्लेख है। हम बात करें संघ सरकार, अनुच्छेद कहाँ से शुरू होती है? 52 से शुरू होती है, और 151 तक। हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, कितने हैं? 395। उनमें से 52 से लेकर के 151 तक किसका उल्लेख है? हमारी संघ सरकार का उल्लेख है। संघ सरकार का उल्लेख है। और हम अनुच्छेदों को क्रम से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? क्रम से पढ़ रहे हैं। हमने अनुच्छेद, सबसे पहले संविधान सभा पढ़ी। क्या पढ़ी? संविधान के निर्माण की कहानी पढ़ी। इसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। क्या पढ़ी? प्रस्तावना। फिर संविधान में अनुसूचियां पढ़ी। फिर हमने साहब उसके बाद हमने जो पढ़ा भाग 1। कौन सा पढ़ा? भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ व उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ा। किसको पढ़ा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ा। हमने देखा ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 4 तक इनका उल्लेख है। हमने फिर भाग 2 पढ़ा, जिसमें हमने नागरिकता पढ़ी। क्या पढ़ी साहब? नागरिकता। और ये कौन से भाग में? 2 में। और 5 से 11 तक इसका उल्लेख देखा। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार पढ़े, और हमने देखा कि ये संविधान के कौन से भाग में? 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया। फिर हमने भाग 4 पढ़ा। कौन सा भाग पढ़ा? 4, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्व, DPSP पढ़े, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। हमने देखा इनका उल्लेख कहाँ से है? 36 से लेकर के 51 तक। कहाँ तक है? 36 से लेकर के 51 तक। फिर हमने हमारे संविधान में एक भाग और जोड़ दिया, वो था 4A। कौन सा? 4A, जिसमें हमने मूल कर्तव्य पढ़े, और अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये इससे पहले हमारी यही क्लास थी। और अब हम भाग 4A के बाद भाग 5 पढ़ रहे हैं। 51 तक ये पढ़ लिए, और 52 से 151 तक इनको पढ़ेंगे। यानी हम अनुच्छेद को छोड़ नहीं रहे हैं, हम इनको क्रम से पढ़ रहे हैं एक साथ। पिछली क्लासों में आप देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरीके से पढ़ा है। अब हमारी जो क्लास शुरू होती है वो होती है संघ सरकार। कौन सी सरकार? संघ सरकार। इसको देखते हैं कि भैया अब हमारा जो सवाल था, हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई, वो क्लास स्टार्ट हुई कि भारत में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हुआ कि भैया सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार किसे कहते हैं? सरकार होती क्या है? सरकार किन से मिलकर के बनती है? देखो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, तो यहां से हमारा सवाल उठा कि साहब सरकार होती क्या है, सरकार किसे कहते हैं। तो एक बार हम इसको देखेंगे, आगे बढ़ाते हैं कहानी को कि सरकार क्या होती है। तो अब हमारा जो हेडिंग बनता है वो है सरकार। सरकार किसे कहते हैं या सरकार क्या होती है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सरकार, हमारा जो टॉपिक बनता है वो क्या बनता है साहब? सरकार। देखो साहब, सरकार किसे कहते हैं, तो हमेशा
सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। जहां कहीं भी आप किसी भी देश में जाओ, चाहे वो पाकिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, चाहे मंगल ग्रह पे कोई सा भी देश हो, कहीं भी हो, अगर वहां सरकार है तो सरकार के कितने अंग होंगे? सरकार के हमेशा 3 अंग होंगे। अगर ये 3 अंग नहीं है तो वहां सरकार नहीं हो सकती। सरकार के अंग कितने हैं? 3। सरकार के अंग 3। अब कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो जहां हमने कहा कि जहां कहीं भी सरकार होगी ये 3 अंग मिल जाएंगे। वो 3 अंग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका। या इसे हम दूसरा नाम देते हैं विधायिका। क्या देते हैं? विधायिका। दूसरा इसका जो अंग होगा वो होगा साहब क्या? न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका। दूसरा इसका जो अंग होगा वो क्या होगा? कार्यपालिका। हम तीसरे की बात करें कि तीसरा कौन सा होगा? और तीसरा होगा न्यायपालिका। क्या होगा साहब? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जिस किसी भी देश में जहां कहीं भी ये तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाती हैं वहीं किसका निर्माण हो जाता है? सरकार का निर्माण हो जाता है। वो सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? सरकार। जहां कहीं भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मिल जाती है वहां किसका निर्माण हो जाता है? सरकार। अगर किसी देश में सरकार है, क्या है? सरकार है, तो वहां पर 3 अंग अनिवार्य रूप से होंगे। ये 3 रंग क्या होंगे? अनिवार्य रूप से होंगे। अगर बात करें कि भाई ये अब सवाल ये उठता है कि सर ये 3 को ही क्यों माना? भाई 2 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 6 हो सकते थे, 3 ही क्यों माना सरकार के अंग? इन 3 को मिलकर के ही सरकार का निर्माण क्यों होता है? तो इसकी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा इस सवाल को जानने के लिए। अभी इसकी सारी जानकारी मिलती है। तो देखो व्यवस्थापिका या विधायिका क्या होती है तो इसको देखते हैं। देखो साहब, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब क्या है? केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब है संसद। केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब क्या है? संसद। अगर केंद्र में व्यवस्थापिका या विधायिका की बात हो रही है इसका मतलब किसकी बात हो रही है? संसद की बात हो रही है। अगर बात करें राज्य में व्यवस्थापिका का मतलब क्या है? राज्यों में, तो राज्यों में व्यवस्थापिका का मतलब है विधानमंडल। क्या है साहब? विधानमंडल। देखो जिस तरह केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्यों में व्यवस्थापिका या विधायिका का मतलब क्या होता है? विधानमंडल, जिन्हें राज्य विधानमंडल बोलते हैं। तो केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब हुआ संसद और राज्यों में व्यवस्थापिका का मतलब हुआ विधानमंडल। अब बात करें कि देखो संसद किसे कहते हैं, संसद क्या होती है, तो हमारा एक 79 अनुच्छेद कहता है कि भारत की कौन होगी? एक संसद होगी। कौन होगी? संसद। 79। अगर बात करें तो संसद किन किन से मिलकर बनेगी, तो यह अनुच्छेद कहता है कि संसद का एक सदन होगा लोकसभा। कौन सा होगा? लोकसभा। और दूसरा इसका सदन होगा राज्यसभा। राज्यसभा क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों संसद के क्या माने जाएंगे? ये दोनों सदन माने जाएंगे। ये दोनों क्या माने जाएंगे? सदन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सदन। तो संसद के कौन कौन से सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। जब कहीं भी लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के दोनों क्या कहलाते हैं? सदन। परंतु सवाल आए कि संसद किन किन से मिलकर के बनती है तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को भी संसद में हम शामिल करते हैं। तो संसद के अंग कितने हुए या सदन कितने हुए? तो सदन कितने हैं साहब? 2 हैं।
अब संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन कितने हुए, 2, और किन किन से मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति। अब ऐसे ही बात करते हैं राज्यों में जो विधानमंडल होता है, केंद्र में जैसे संसद होती है वैसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल। जैसे संसद के कितने सदन होते हैं, 2, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं, 2। नंबर 1 विधानसभा, विधान सभा, और नंबर 2 विधान परिषद, विधान परिषद। देखो, जिस तरह केंद्र में संसद होती है, जिस तरह केंद्र में क्या होती है, लोकसभा, जिस तरह केंद्र में लोकसभा होती है उसी तरह राज्यों में कौन होती है, विधानसभा। जिस तरह केंद्र में लोकसभा होती है वैसे ही सेम टू सेम राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है। अभी पढ़ेंगे इनको, अभी तो इनकी बेसिक जानकारी कर रहे हैं, कहां पर क्या होता है, कैसे होता है, किन से मिलकर बनेगी। अभी हम सरकार को देख रहे हैं, सरकार कहते किसे हैं। जिस तरह केंद्र में लोकसभा होती है वैसे ही राज्यों में क्या होती है, विधानसभा। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है। अब कितने राज्यों में कहां पर है, ये जरूरी नहीं कि हर राज्यों में दोनों सदन हो, तो ये दोनों ही, जैसे कि संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही विधानमंडल के ये दोनों क्या हैं साहब, दोनों सदन है। क्या है साहब, सदन है। ये दोनों क्या है, सदन है, किसके, विधानमंडल के। तो विधानमंडल के सदन कितने, 2, विधानसभा और विधान परिषद। संसद के सदन कितने, 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो इसमें हम राष्ट्रपति को शामिल कर लेंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के संसद का क्या होता है, निर्माण। इसी तरह से राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, तो इसमें शामिल हो जाएगा राज्यपाल। सेम कंडीशन है, कौन शामिल हो जाएगा, राज्यपाल शामिल हो जाएगा केंद्र राज्य के विधानमंडल में है। अब सवाल ये उठता है कि सर राष्ट्रपति को संसद में शामिल क्यों कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता परंतु उसका पार्ट होता है, अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। परंतु राष्ट्रपति कभी भी संसद का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। इसी तरीके से विधानमंडल में राज्यपाल को क्यों शामिल करते हैं, विधानमंडल में राज्यपाल को क्यों शामिल करते हैं, तो इसका भी जवाब अभी थोड़ी देर में मिलेगा। अब देखते हैं साहब, देखो साहब, तो संसद के कितने सदन, 2, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह विधानमंडल के कितने सदन, 2, विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरीके से संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर कौन बनता है, तो हमारा राज्य विधानमंडल बनता है। अब देखो हम बात करते हैं केवल यहाँ पर, देखो अब मान के चलो कोई कानून का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, कानून का निर्माण हो रहा है। तो जैसे मान के चलो जम्मू कश्मीर का जो राज्य था उसको 2 भागों में बांटा गया और उसे दोनों को अलग अलग, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया और उसको 2 भागों में बांट दिया। तो कानून की शुरुआत सबसे पहले जो अमित शाह थे हमारे गृह मंत्री, वो बिल कहाँ लेके आए, 7 अगस्त को राज्यसभा में बिल लेके आए। कहाँ बिल लेके आए, राज्यसभा में क्या लेके आए, बिल। क्या लेके आए, बिल। इसको कहते हैं विधेयक। क्या लेके आए, विधेयक या बिल लेके आए। अभी हम यहां से यह भी पता लगेगा कि बिल और एक्ट में सर क्या अंतर है, बिल और एक्ट में क्या अंतर है। बिल को कहते हैं विधेयक और एक्ट को कहते हैं अधिनियम। इनमें क्या अंतर है, अब यहां से ये चीज भी क्लियर होगी। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। देखो अमित शाह जम्मू कश्मीर के विभाजन के लिए क्या लेके आए, राज्यसभा में बिल। ये लोकसभा में भी ला सकते थे, सामान्य विधेयक को लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। जैसे ही 7 अगस्त को यहां से पारित हो गया, अब ये बिल कहां गया, लोकसभा। अब ये कहां गया, लोकसभा में गया। अब ये इसका नाम क्या है, तो अमित शाह संसद में, राज्यसभा में बार बार ये बिल में इस प्रावधान है, इस बिल में ये प्रावधान है। जब बहस हो रही थी तो बार बार क्या बोल रहे थे, बिल, विधेयक बोल रहे थे।
परंतु जैसे ये लोकसभा में गया, अब लोकसभा ने इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। क्या कर दिया, पारित कर दिया। और इसके बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने के लिए। अभी ये क्या कहलाएगा, बिल ही कहलाएगा, विधेयक ही कहलाएगा। परंतु ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जिस पर जैसे ही क्या कर देगा, साइन कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, ये एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट। तो एक्ट और बिल में अंतर ये हुआ कि जब तक किसी बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं करते वो अधिनियम या एक्ट नहीं बनता। राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन कर देते हैं तो बिल और वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब मान के चलो कोई कानून दूसरा है, अब उसकी शुरुआत कहाँ हुई साहब, लोकसभा में हुई। कहाँ हुई, लोकसभा में। अब लोकसभा से ये कानून पारित होने के बाद, लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा। अब ये क्या कहलाएगा, बिल ही कहलाएगा। अब यहाँ से पारित होने के बाद ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे और वो क्या बन जाएगा, अधिनियम। इसी तरीके से यहाँ पर होता है। कहाँ होता है, अगर किसी राज्य में 2 सदन है तो सामान्य कानून को यहाँ भी लाया जा सकता है और यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अभी बिल कहलाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। परंतु किसी कानून की शुरुआत कहाँ हुई है, विधानसभा में हुई है, तो यहाँ से ये विधान परिषद के पास जाएगा और विधान परिषद से राज्यपाल के पास जाएगा और ये कानून क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो अभी हमारी एक चीज निकल के आई, हमने देखा कि व्यवस्थापिका का मतलब केंद्र में संसद है, राज्यों में राज्य विधानमंडल है। हमने देखा कि हमारी 79 कहता है भारत की कौन होगी, संसद, उसके 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो उसमें कौन शामिल हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति शामिल हो जाएगा। कौन शामिल हो जाएगा, राष्ट्रपति शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा कि राज्यों में व्यवस्थापिका या विधायिका का मतलब क्या है, विधानसभा। क्या है, विधानसभा। और विधानमंडल का कौन कौन से सदन है, 2, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद के 2 हैं ऐसे ही विधानमंडल के 2 हैं। परंतु विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल हो जाएगा। और हमने देखा कि इस तरीके से यहाँ कानून बनता है। किसी भी बिल की शुरुआत लोकसभा में भी की जा सकती है और राज्यसभा में भी की जा सकती है और इसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है, साइन करता है। तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, अभी एक चीज तो यहाँ से निकली, एक चीज ये निकली कि भैया व्यवस्थापिका या संसद का जो कार्य है वो है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, कानून का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कानून का। अब मैं अभी आपसे कहा कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है जबकि सदस्य नहीं होता, तो मैंने कहा यहाँ से कानून बना, यहाँ गया, राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास। परंतु जब तक राष्ट्रपति किसी कानून पर, विधेयक पर अपने साइन नहीं करता तो वो कानून नहीं बनता। एक तो कारण ये हो गया, क्या हो गया साहब, कि राष्ट्रपति जब तक किसी बिल पर अपने हस्ताक्षर, अनुमति नहीं देता या साइन नहीं करता तो वो अधिनियम का, कानून का रूप नहीं लेता। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है जबकि सदस्य नहीं होता, पार्ट क्यों माना जाता है, इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, देखो अगर कानून ये दोनों सदन बनाएंगे, अब मान के चलो राज्यसभा की, अब इनकी अब बैठक 365 दिन तो होती नहीं है। अरे संसद की बैठक 365 दिन नहीं होती। अब मान के चलो राज्यसभा की तो बैठक हो रही है, लोकसभा की बैठक नहीं हो रही, तो क्या राज्यसभा के लिए कानून बना सकती है, नहीं बना सकती, क्योंकि दोनों ही सदन कानून बनाएंगे। मान लेते हैं कि भैया राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही, लोकसभा की हो रही है, तो क्या लोकसभा के लिए कानून बना लेगी ना, अकेली लोकसभा भी कानून नहीं बनाएगी। तो अब मान लेते हैं दोनों की बैठक नहीं हो रही, ना तो लोकसभा की हो रही ना ही राज्यसभा की हो रही, तो कानून कैसे बनेगा, तो कानून कैसे बनेगा। तो यहां पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का वही अर्थ होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का।
अध्यादेश का वही अर्थ होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। यानी सामान्य परिस्थितियों में कानून कौन बनाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा। परंतु विशेष परिस्थितियों में जब इनकी बैठक नहीं चल रही हो और देश के लिए कानून की क्या हो, सख्त आवश्यकता हो, बहुत नीड हो, बहुत ज्यादा अकस्मात कानून की आवश्यकता पड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। यानी अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। तो एक और चीज निकल गया यहां से कि अध्यादेश फिर किस प्रकार की शक्ति है? व्यवस्थापिका, विधायी या कार्यपालिका? तो कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है, क्योंकि अध्यादेश से भी क्या हो रहा है? कानून का निर्माण हो रहा है। कब जारी करता है, कैसे करता है, कितनी बार किया, ये हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां पर इसको देखेंगे। तो हमने दो आधार बताए कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है। एक तो आधार बनाया, एक तो जो कारण बताया, पहला कारण ये बताया कि राष्ट्रपति संसद के बिल पर जब तक साइन नहीं करता तब तक वो क्या नहीं बनता? कानून नहीं बनता। दूसरा हमने कारण बताया कि भैया सामान्य परिस्थितियों में कानून कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगी, लोकसभा, राज्यसभा बनाएगी। परंतु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। इसलिए राष्ट्रपति का भी हम देख रहे हैं कि कानून निर्माण में, कानून के प्रक्रिया में क्या है? भागीदारी है। इसलिए राष्ट्रपति को उसको सदस्य ना होते हुए भी संसद का क्या माना जाता है? अंग माना जाता है, पार्ट माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है। क्लियर? इस तरीके से हमने देखा तो हमारी एक चीज यहां से क्लियर हुई। वो चीज एक तो क्या हुई कि भैया व्यवस्थापिका क्या होती है? केंद्र में व्यवस्थापिका मतलब संसद और राज्य में व्यवस्थापिका मतलब विधानमंडल। और हमने देखा कि संसद के कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किन किन से मिलकर बनती है? इसका क्या कार्य है? सेम टू सेम यहां देखा, और ये देखा बिल और अधिनियम में क्या अंतर है। तो अभी एक चीज हमारी निकल के आई कि साहब व्यवस्थापिका कह दो या विधायिका कह दो, इसका कार्य क्या हुआ? तो हमने देखा ये क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। क्या करती है साहब? कानून का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य क्या हुआ? कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका कह दो या इसको दूसरा नाम विधायिका, विधायिका। तो इसका जो कार्य हुआ वो कार्य क्या हुआ? कानून का निर्माण करना। कार्य हुआ साहब कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। किसका कार्य हुआ? व्यवस्थापिका का कार्य हुआ कानून का क्या करना? निर्माण करना। अभी तक हमने देखा कि व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। अब देखो साहब, अब आती है हमारी कार्यपालिका। क्या आती है? कार्यपालिका। तो देखो अब कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का क्या कार्य है, इसको देखते हैं। देखो साहब, संसद ने क्या बना दिया? कानून। अब देखते हैं कार्यपालिका में होता कौन कौन है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो एक तो कार्यपालिका में कौन शामिल हुआ? राष्ट्रपति शामिल हुआ। कौन हुआ? राष्ट्रपति होता है। एक साहब अगर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है, कार्य करने में असमर्थ है या छुट्टी पर है, तो उसके कार्यों को कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका में क्या होता है? शामिल होता है। अभी इनको समझेंगे, अनुच्छेद क्या क्या प्रावधान है, सारा पूरा चार्ट। आज जो मैं चार्ट बना रहा हूं उससे चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यहां से कम कितने सवाल बनते हैं? 5 सवाल जरूर आएंगे। अगर 5 सवाल नहीं आते हैं तो एग्जाम आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, उसको एग्जाम द्वारा ही कराना पड़ेगा। यहां से अगर 5 सवाल नहीं आए, मेरी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरा इसमें प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद शामिल होती है। मंत्रिपरिषद शामिल होती है। और इसमें एक और शामिल होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसको भी
केंद्र की कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। अब देखो बात करते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन, देखो राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग होता है और कार्यपालिका का तो प्रमुख ही होता है। कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति उसकी सहायता करता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। क्या देते हैं? सलाह देते हैं। और देखेंगे कि राष्ट्रपति को कब बाध्य किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। कब यह प्रावधान किया गया कि एक बार राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। और एक होता है ऐसा महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो कार्य है वो है सरकार को कानूनी सलाह देना। सरकार का एक तरह से क्या होता है? वकील होता है, एडवोकेट होता है। इसलिए महान्यायवादी को भी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। देखो साहब, संसद ने हमने देखा कि 7-8 अगस्त को क्या बना दिया? कानून बना दिया। क्या बना दिया? कानून बना दिया। 7-8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना दिया गया। फिर हमने देखा कि ये कानून लागू कब से हुआ? तो ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। बन कब गया? जैसे हमने देखा 42वां संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन था वो बंद तो गया था 76 में। हमने कहा लागू कब हुआ? तो वो हुआ 3 जनवरी 1977 से। इसका मतलब बनाने की प्रक्रिया अलग है, अलग बॉडी है, और उसे लागू करने की एक अलग संस्था है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने देखा कि जब 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही थी, उस समय मोदी जी ने घोषणा की कि आज से यह कानून क्या होता है? लागू होता है, प्रभावी होता है। और राष्ट्रपति ने उसकी क्या दे दी? अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी, साइन कर दिए। तो वो क्या हो गया? लागू। तो लागू किसके द्वारा होता है? कार्यपालिका के द्वारा। इन्होंने ही तो कहा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने, राष्ट्रपति ने, कि ऐसे कानून क्या होता है? लागू होता है। तो यानी कानून को लागू करने का जो कार्य है वो किसका है? कार्यपालिका का है। किसका है साहब? कानून को लागू करने का जो कार्य है वो किसका है? कार्यपालिका का। तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका का कार्य क्या है। कार्यपालिका का कार्य, एग्जीक्यूटिव का कार्य, तो इसका व्यवस्थापिका का कार्य हुआ कानून का निर्माण करना। हमने देखा तो कार्यपालिका का जो कार्य हुआ वो हुआ कानून को लागू करना, क्रियान्वित करना। कानून को लागू करना। अब साहब कानून लागू भी हो गया। क्या हो गया? लागू हो गया। अब क्या होगा? अब देखो साहब, आगे हम बात करें कि कानून क्या हो गया? लागू हो गया। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है? देखो साहब, जैसे ही कानून बन गया, लागू हो गया, अब न्यायपालिका पुलिस आर्मी के द्वारा, पहले तो न्यायपालिका ये देखेगी कि ये कानून सही है या गलत है। क्या है? जैसे हमने कहा कि अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को शक्ति देता है कि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो संसद उसे अवैध घोषित कर देगी। न्यायपालिका उसे क्या कर देगी? अवैध घोषित कर देगी। क्या कर देगी? अवैध। तो न्यायपालिका का कार्य है कि जो कानून बनाया है वो सही है या गलत है, तो कानून की व्याख्या करना कार्य किसका है? न्यायपालिका। दूसरा, जैसे मान के चलो संसद ने कानून बनाया कि अगर बड़े शहरों में या कहीं भी दो व्यक्ति हैं, दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, एक ड्राइव कर रहा है, एक बैठ के जा रहा है, तो दोनों के पास क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए। ये कानून बना कहाँ? व्यवस्थापिका ने। लागू किसने कर दिया? कार्यपालिका ने। अब न्यायपालिका इसको देखेगी पुलिस के माध्यम से कि भैया इसका लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चालान के द्वारा दंड दिया जाएगा और वो न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो न्यायपालिका का पहला कार्य हुआ कानून की क्या करना? व्याख्या करना। इसका कार्य क्या हुआ साहब? हमने देखा कि ये देखती है कि कानून सही है या गलत है। कानून सही है या गलत है। इसका तो जो पहला कार्य हुआ वो हुआ कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना। पहला कार्य क्या हुआ साहब इसका? कानून की व्याख्या करना।
हमने कहा कानून की अगर कोई पालन नहीं करेंगे तो उन्हें क्या देगी, दंड देगी। क्या देगी, दंड देगी। तो इसका अगला जो कार्य है वो है साहब कानून की रक्षा करना। कार्य बहुत हैं, कानून की रक्षा करना, इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि साहब कानून की क्या करना, रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, कानून की समीक्षा करना, कानून की क्या करना, समीक्षा करना, समीक्षा करना। ये कार्य किसका है, ये कार्य साहब न्यायपालिका का है। यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, क्या कर दिया, कानून बना दिया, और कार्यपालिका ने ये देखा कि भैया ये कानून को लागू कर दिया। अब न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करेगी कि ये जो कार्य व्यवस्थापिका ने कानून बनाया और कार्यपालिका ने लागू किया वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, संविधान को कमजोर तो नहीं करता, संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता। तो कानून की क्या करेगी, व्याख्या करेगी, समीक्षा करेगी, देखेगी सही है या गलत है, और सही गलत है तो कह देगी ठीक है, ओके, ये संवैधानिक है। फिर वो कानून की क्या करेगी, रक्षा करेगी। अगर उस कानून का कोई पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका उसे क्या देगी, दंड देगी। क्या देगी, दंड देगी। इस तरीके से सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। अब मैंने आपसे सवाल किया था पहले, मैंने किया, आपने नहीं, कि भैया इस सरकार के 3 ही अंग क्यों होते हैं, सरकार के 3 ही अंग क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 2 क्यों नहीं होते, 1 क्यों नहीं होते। तो इस सवाल का अभी जवाब देते हैं। देखो साहब, जैसे कानून बना दिया, अब उसको लागू करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला तो है परंतु क्या नहीं है, लागू करने वाला। कानून का कोई मतलब है क्या, ठीक है, कानून बन भी गया, लागू भी हो गया। अब कह दिया कि भैया जो बाइक पे जाएंगे वो दोनों व्यक्तियों के पास हेलमेट होना चाहिए, व्यवस्थापिका ने बना दिया और कार्यपालिका ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू कर दिया। परंतु उस कानून की कोई रक्षा करने वाला नहीं है, दंड देने वाला नहीं है, तो क्या उसका पालन करेंगे लोग, नहीं। तो उसकी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए, उसको पालन कराने वाले भी एक बॉडी होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए, और उसका नाम है न्यायपालिका, जुडिशरी है। क्या है, जुडिशरी। तो देखो, यानी इन तीनों से कानून क्या होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। इसलिए सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कितने हैं, 3 अंग हैं। अगर बात करें जो हमारा मीडिया है उसे 4था अंग माना जाता है। क्या माना जाता है, लोकतंत्र के ये स्तंभ हैं। क्या है ये, लोकतंत्र के स्तंभ हैं। तो मीडिया को सरकार का 4था स्तंभ या 4था अंग या लोकतंत्र का 4था अंग माना जाता है। किसे, मीडिया को। किसे माना जाता है साहब, मीडिया। मीडिया को सरकार का कौन सा अंग माना जाता है, 4था अंग माना जाता है। अब सवाल ये कि भैया मीडिया को 4था अंग क्यों माना। अरे भैया, मीडिया को या जो समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी को मैं बात कर रहा हूँ, 4था अंग इसलिए माना जाता है कि देखो, व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू किया, तो मीडिया लोगों तक बताएगी कि हमारी सरकार ने ये कानून बनाया है। क्या बनाया है, यानी सरकार के निर्णयों को, मीडिया का काम क्या है साहब, मीडिया का कार्य है कि सरकार के निर्णय हैं, सरकार ने जो क्या लिए हैं, निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों को जनता तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। यानी सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को मीडिया कहां पहुंचाती है, जनता तक पहुंचाती है। और जनता की जो मांग है, जनता की क्या है, मांग, उस मांग को कहां पहुंचाती है, सरकार तक। जैसे आप देख रहे हो अभी क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है साहब, किसान आंदोलन चल रहा है। तो इस किसान आंदोलन की जो जनता की मांग है, उन जनता की मांगों को मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सरकार तक बताया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है कि लोगों की इस तरह की मांग है।
और मीडिया सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं, किसान कानून क्या क्या बनाया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसको कहां तक पहुंचा रही है, जनता तक पहुंचा रही है। यानी मीडिया का कार्य है कि सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाना, और जनता की मांग है, जो डिमांड है, जनता के क्या विचार है इसके बारे में, उसको कहां तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। और मीडिया का एक और कार्य है कि मीडिया बताता है कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे है, क्या गलत है, क्या सही है, किस तरीके के इसमें मीडिया चैनल पर बुला के इसके बारे में बहस करवाता है। तो मीडिया का जो मुख्य कार्य है, वो मुख्य कार्य यही है कि सरकार के निर्णयों को, सरकार के नीति निर्माण को जनता तक पहुंचाना, और जनता की जो मांग है, डिमांड है, जनता के विचार हैं, उसे सरकार तक पहुंचाना। इसलिए सरकार का चौथा अंग, चौथा स्तंभ, चौथा पिलर कौन है? मीडिया है। मीडिया माना जाता है, मीडिया को आज आधुनिक युग में माना जाता है। पहले तो मीडिया था नहीं, पहले मीडिया था नहीं, तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ थे? 3। परंतु वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान स्थिति में सरकार में या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया है। इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो सवाल किया था कि साहब सरकार, हमारे देश में शासन कौन चला रहा है, तो हमने उसका आंसर दिया, हमारे देश में शासन चला रही है गवर्नमेंट, सरकार। कौन चला रही है? प्रधानमंत्री नहीं चला रहा, राष्ट्रपति नहीं चला रहा, न्यायपालिका नहीं चला रही, सरकार चला रही है। अब सरकार किसे कहते हैं? तो हमने अभी देखा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को मिलाकर की सरकार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? सरकार का। चाहे आप पाकिस्तान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे ब्रिटेन चले जाओ, चाहे भूटान चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ, जहां कहीं भी सरकार है तो वो 3 अंग होंगे। ये क्या होंगे? 3। जब ही सरकार का क्या होगा? निर्माण होगा। अगर 3 नहीं है इनमें से एक भी, तो सरकार का निर्माण नहीं हो सकता, उसे गवर्नमेंट नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो किन किन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से मिलकर के सरकार का निर्माण होता है। हमने अगला सवाल यह किया था कि इनको 3 ही अंग क्यों माना गया, तो हमने इसका जवाब दिया कि इन तीनों से मिलकर के कानून क्या होता है? पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। इसलिए सरकार के 3 अंग माने गए। हमने कहा मीडिया को चौथा अंग माना जा रहा है, चौथा स्तंभ माना जा रहा है, चौथा पिलर माना जा रहा है। हम बात करते हैं, हमने देखा कि भैया व्यवस्थापिका का क्या कार्य है, तो व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। इसका जो मुख्य कार्य है, कानून निर्माण होता है संसद में। संसद का मतलब ही क्या है? केंद्र में व्यवस्थापिका। तो हमने देखा संसद का जो कार्य है वो है, या व्यवस्थापिका का, विधायिका का वो कार्य कानून का निर्माण करना। हमने देखा फिर कार्यपालिका का क्या कार्य है, तो हमने देखा कि कार्यपालिका का कार्य साहब क्या? कानून का लागू करना, कानून को क्रियान्वित करना। व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उस कानून को क्या करना? क्रियान्वित करना। क्या करना? क्रियान्वित करना। यह कार्य किसका है मेरे दोस्तों? यह कार्य कार्यपालिका का। अब देखते हैं न्यायपालिका का क्या कार्य है, तो हम देखते हैं कि न्यायपालिका का जो कार्य है वो है कानून सही है गलत है उसकी व्याख्या करना, उसकी समीक्षा करना, और कानून सही गलत है, सही है तो उस कानून की फिर क्या करेगी? न्यायपालिका रक्षा करेगी। अगर कोई व्यक्ति या राज्य, सरकार, कोई भी फिर उस कानून का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो न्यायपालिका उसे क्या देगी? दंड देगी। क्या देगी साहब? दंड देगी। इस तरीके से। और हमने कहा कि लोकतंत्र का या सरकार का चौथा अंग क्या है? मीडिया। अगर मीडिया का हम अगर मुख्य कार्य देखें तो इसका जो कार्य है वो कार्य है सरकार के निर्णयों को, नीति निर्माण के निर्णयों को जनता तक पहुंचाना और जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाना, ये मीडिया का कार्य होता है। इस तरीके से हमने देखा कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल यहां से बनता है कि मेरे दोस्तों, भारत में सरकार के कितने प्रकार हैं? हमारे देश में कितने प्रकार की सरकार पाई जाती है? अब अगर हमारा जो सवाल बनता है वो सवाल क्या बनता है कि भारत में कितने प्रकार की सरकार
पाई जाती है तो बताइएगा। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। अभी तो हमने सरकार किसे कहते हैं ये देखा, या सरकार के अंग क्या हैं ये देखा, परंतु जो अगला सवाल बनता है वो ये बनता है कि सरकार कहते किसे हैं, सरकार कहते किसे हैं, और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।